हेलो बच्चों, मैं परवीन डागर आज फिर आपके सामने एक विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ जिसमें अब आने वाली परीक्षा जो कि कक्षा 10वीं की बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा आने वाली है उसके बारे में बात करने आई हूँ। अब पिछले साल से कुछ बदलाव आए हैं इस परीक्षा में। जैसे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते थे, एमसीक्यू होते थे हिंदी में, व्याकरण में, वो एमसीक्यू हटा दिए गए हैं। वो अब सब्जेक्टिव आने वाले हैं, उनमें परिभाषाएं आएंगी। बच्चों को बहुत कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। जो बच्चा अच्छे से पढ़कर आएगा वही बहुत अच्छे से पेपर कर पाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। हमारे जो अपठित गद्यांश हैं, आप देख पा रहे हो, ये सामने अपठित गद्यांश है, एक 7 नंबर का है, फिर दूसरा भी 7 नंबर का है। दो गद्यांश आएंगे अपठित गद्यांश जो कि 7 नंबर के होंगे, जिनमें 3 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, और 3 प्रश्न जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, और बाकी 2 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्टिव, जो आपको गद्यांश में से छांट कर लिखने हैं, खुद ही लिखने हैं। बाकी 3 जो होंगे वो आपके एमसीक्यू होंगे। आपके सामने उनके विकल्प दिए होंगे, उन विकल्पों में से आप छांटेंगे। अब आगे बात करते हैं हम व्याकरण की। व्याकरण में आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि परिभाषाएं, पद और पदबंध में अंतर बताइए, क्या होते हैं पदबंध, क्या होते हैं पद, क्या होते हैं। दूसरा इसमें दिया गया है कि बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। तो ये भेद बताना, पहले तो क्या होता था कि जो भी व्याकरण आती थी उसमें आपको एमसीक्यू दे दिए जाते थे, विकल्प दे दिए जाते थे। कई बच्चे उसमें से तुक्का लगाकर ठीक ठाक हो जाता था, लेकिन अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा तभी आप इन्हें लिख पाएंगे। नहीं तो फिर आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कैसे आप भेद बताएंगे। आपको भेद बताने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो कि। तीसरा आप देख रहे हैं कि बिल्ली ने उचक कर एक अंडा तोड़ दिया। अब इसमें देखिए रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। अब रेखांकित पदबंध है जो, उसका भेद बताइए। आगे भी रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। सभी तरह के पदबंध जो हैं वो आएंगे। मैंने पदबंध पर वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। वैसे तो जो बच्चा पढ़ने वाला है वो बहुत अच्छे से करके जाएगा, और थोड़ी मेहनत कर लीजिए। 10-15 दिन बचे हैं आपके पेपर के। सर्वनाम पदबंध का एक उदाहरण दीजिए, ऐसे भी आ सकते हैं जब आपको पूरा वाक्य सोचने की ज़रूरत है। तो इसलिए एक एक वाक्य तो हर पदबंध का आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको आएगा एक क्वेश्चन ऐसा कि सर्वनाम का या विशेषण का या कि क्रिया का, किसी भी उसका आ सकता है। तो एक एक वाक्य तो हर एक का बहुत अच्छा सा वाक्य याद करके जाएं, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर हैं, जो भी टीचर हैं, वो आपके इसको मतलब वो करें, पढ़ें वाक्य को तो वो खुश हो जाए और आपको अच्छे नंबर मिल जाएं। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें 4 देने लिख कर, इसमें 4 करने होते हैं, कोई 4 कीजिए, लेकिन आप कोशिश करिए जो 4 पहले आते हैं, आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन 4 को पहले अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद 5वें को भी आप कर दीजिए, क्योंकि रोक टोक नहीं है आपके लिए कि 5वां आप नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिए जो 4 कर रहे हैं पहले, उन 4 को सही वाले जिनमें आप कंफर्म है, उन 4 को पहले अटेम्प्ट कीजिए। फिर 5वां कोई भी जो 5वां बचता है, जैसा भी आता है कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट तो यही है और मेरा सजेशन भी यही है, सुझाव भी मैं यही दूंगी कि आपको 5 करने हैं। ऐसे ही रचना के आधार पर भेद हैं जो आप देखिए, रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए। अब आप उपवाक्य, आश्रित वाक्य, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। जिसने नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं देखिए। परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, और टॉपिक ज़्यादा नहीं है हमारे पास। हमारे पास समास हैं, वाक्य हैं और पदबंध है। 3 ही टॉपिक हैं जिनके हमें भेद वगैरह सब कुछ याद करने हैं, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको इन तीनों के पदबंध वगैरह के सबके भेद, पदबंध तो आप जब कर पाएंगे जब आपको क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा सभी के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तब आप पदबंध कर पाएंगे। और इसमें देखिए रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए। फिर है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, जो कि 3 होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है ना।
तो इसलिए आप मेंटली परिभाषा के लिए तैयार रहिए। परिभाषाएं आएंगी, उनके भेद पूछे जाएंगे, जो कि अब तक ऐसे नहीं पूछे जाते थे। अब तक सिर्फ आपके सामने वाक्य दे दिया, इसको सरल वाक्य में बदलिए, संयुक्त में बदलिए, इस तरह से आ जाते थे। रात्रि होते ही मैं सो जाता हूँ, अब इसे मिश्र वाक्य में बनाइए। पहले ये होता था कि सेंटेंस दे दिया, वाक्य दे दिया और 4 उसके ऑप्शन दे दिए कि इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो बच्चे पहचान ही लेते थे। लेकिन अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसा तो है नहीं कि बहुत आसान सा आपको दे दिया जाएगा, कठिन भी दे सकते हैं, और इन चीज़ों को कठिन ही दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में तो थोड़ा सा ढीला हो गया था काम और थोड़ा सा इजी पेपर आने लगा था। लेकिन अब इजी पेपर नहीं आएगा, तो आप दिमागी रूप से तैयार रहिए अच्छे से पेपर करने के लिए। उसमें आगे देखिए, उदाहरण देकर सरल और संयुक्त वाक्य का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल और संयुक्त का अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण देकर। तो पहले तो आप परिभाषाएं बताएंगे, सरल की क्या है, संयुक्त की क्या है, फिर उसके उदाहरण बताएंगे। दोनों का एक एक उदाहरण आपको पता होना चाहिए, तब आपको 1 नंबर मिलेगा, देख लीजिए। तो अब 1 नंबर कमाना बड़ा मुश्किल है व्याकरण पार्ट में। तो व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़कर जो बच्चे जाएंगे, साहित्य तो आपने चैप्टर पढ़ ही लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो साहित्य के चैप्टर जो भी हैं उन्हें पढ़ लीजिए, और साहित्य में फिर भी आप लोग कर पाएंगे। लेकिन व्याकरण में बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ऐसे हल्के में लेकर मत जाना कि व्याकरण आ जाएगी, कर लेंगे, जैसा कि बच्चे सोचते हैं कि हिंदी तो हो ही जाएगी। ये जो हो ही जाएगी वाली भाषा है, ये थोड़ा सा अब कम काम करेगी, तो कृपया अच्छे से पढ़कर जाएं। आगे है, समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर मैं वही कहूँगी कि 5 में से जो 4 आपके कन्फर्म है, उन 4 को पहले कीजिए, 5वां भी छोड़िए मत, 5वां भी कर दीजिए। तत्पुरुष समास का एक उदाहरण देकर विग्रह कीजिए। आपके सामने तत्पुरुष समास नहीं है, लेकिन आपको तत्पुरुष समास का एक उदाहरण याद करना होगा। आप उस समय ऐसे घबरा जाओगे कि कौन सा उदाहरण है, द्वंद्व है, द्वंद्व वाला लिख दिया, पता लगा आप व्यय भाव का लिख कर आ रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से आने चाहिए। आगे है, यथाशक्ति में कौन सा समास है और क्यों। अब आप देखिए, यथाशक्ति क्यों है, कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, और क्यों है, क्योंकि ये अव्यय उपसर्ग के साथ बना है। तो इस तरह से आपको पूरा रीज़न देना होगा। अगर 2 चीज़ें पूछी हैं तो दोनों का आंसर आपका प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगला है, कर्मधारय समास में क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। अब कर्मधारय समास में उपमा, उपमेय, विशेषण, विशेष्य यही होते हैं, और एक उदाहरण भी फिर उसका देना है। उदाहरण कैसे दे देंगे आप, नीलकंठ दे दीजिए, बहुत इजी सा है, ठीक है। वज्रदेह, कृष्ण सर्प, महापुरुष, कोई भी एक उदाहरण आपको हर उसका याद होना चाहिए, क्योंकि किसी का भी उदाहरण ये पूछ सकते हैं, और परिभाषाएं भी ज़रूर याद करके जाइए। अगला है, बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, फिर आपसे एक उदाहरण पूछ लिया है इन्होंने, उदाहरण फिर बहुव्रीहि का। नीलकंठ आपका कर्मधारय में भी आएगा, बहुव्रीहि में भी आएगा, गलत कोई नहीं कर सकता उसे। ऐसे ही दशानन है, दशानन आपका बहुव्रीहि में भी आता है और द्विगु में भी आता है। तो इस तरह के उदाहरण ऐसे याद कर लीजिए, द्विगु में जो दशानन है 2 में यूज़ हो जाएगा, नीलकंठ है तो 2 में यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ कुछ उदाहरण याद कर लीजिए, नहीं तो उस समय ना जब आप घबराए हुए होते हो तो याद नहीं आता है। अगला है, द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इनकी दोनों की परिभाषाएं आपको लिखनी पड़ेंगी। द्विगु में पहला पद पूर्व पद संख्यावाची होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको ऐसे इस तरह से दोनों परिभाषाएं लिखनी होंगी, तब उनका अंतर स्पष्ट होगा। समझ गए। आगे है, मुहावरों पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए अब रिक्त स्थान छोड़ा हुआ है, इसके लिए बहुत सोचने की ज़रूरत है, लेकिन एकमात्र सहारा था। ये इसका एग्जाम्पल आएगा, लेकिन आपको उस मुहावरे के हिसाब से ही बिल्कुल सटीक उस रिक्त स्थान में, सेंटेंस में जो वाक्य में सही बैठे, वो आपको मुहावरा उसमें सेट करना है।
ऐसे तो होने को तो कई शब्द आ जाते हैं, कई मुहावरे आ जाते हैं, लेकिन वो कई बार गलत होते हैं। जो सटीक बैठते हैं वही आप रिक्त स्थान में भरें। अगला है घाट घाट का पानी पीना। मुहावरे को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका पहले आपको अर्थ याद होगा, तभी तो आप वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अचानक वर्षा ने आकर कार्यक्रम का या तो रंग में भंग कर दिया, ये होगा। इस तरह से बिल्कुल जो सेट बैठे, रंग जमा दिया, जो वाक्य के अनुसार जा रहा हो वही मुहावरा इसमें लिखना है, कोई भी लिखकर मत आ जाना। अफसर की मुट्ठी गरम किए बिना काम नहीं होगा। मुट्ठी गरम करना रिश्वत देना होता है, तो इसलिए उस तरह से। अब मुट्ठी आप आगे कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते मुट्ठी ढीली करके, क्योंकि मुट्ठी ढीली करने से नहीं होगा। ये मुट्ठी गर्म कर कर काम नहीं होगा। जैसे कि हमारे देश में आमतौर पर कहा जाता है कि भ्रष्टाचार रिश्वत चलती है, उस हिसाब से। बहुत आदर देना अर्थ को व्यंजित करने वाला मुहावरा लिखिए। व्यंजित करने वाला मुहावरा, अब इसमें आप अटक जाएंगे। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है बेटा। ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़कर चले गए, आपको पहले से पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। आप सैम्पल पेपर उठाइए, 2-3 सैम्पल पेपर सॉल्व करके देखिए। जिनकी आंसर की साथ में हो वो सैम्पल पेपर करके देखिए, और फिर अपने आप से करने के बाद खुद नापिए कि कितने पानी में है, और साहित्य अच्छे से पढ़कर जाएं। अब आगे आ जाते हैं हम ग भाग पर, जिसमें आपके पहले साहित्य के आएंगे। साहित्य में आप बहुत अच्छे से नंबर ले लेंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। सभी बच्चे साहित्य के जो पठित गद्यांश होते हैं, जिन्होंने थोड़ी भी पढ़ाई की होती है, तो वो आराम से इनमें 5-5 नंबर अपने ले जाते हैं, क्योंकि इसमें पठित गद्यांश भी होता है, पठित पद्यांश भी होता है। तो दोनों में 10 नंबर तो ये आपके बहुत ईजिली हो जाने चाहिए, बहुत आराम से आ जाएंगे। लेकिन कथन कारण वाले में आप थोड़ा सा ध्यान देकर ही करें। जो कथन कारक कारण वगैरह जो दे रखे हैं स्टेटमेंट वगैरह वाले, उन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर ही आंसर दें। आगे आ जाते हैं हम, फिर आपके आ जाते हैं 2 नंबर के प्रश्न। आपके इसमें से बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है। बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंटेंट को आप ऐसा रखें जो कि टीचर के दिमाग पर अच्छे से इफ़ेक्ट करे, अच्छे से असर डाले। ऐसा ना हो कि कुछ भी आप लिख कर आ रहे हैं, जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं बच्चे पूछा कुछ जाता है, लिख कर पूरी कहानी चले जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। कहानी लिखिए, उतनी लिखिए जितनी पूछी गई है। एक्स्ट्रा लिखोगे तो टीचर कई बार क्रॉस कर देती हैं कि एक्स्ट्रा लिख रखा है, और कई बार नंबर भी कट जाते हैं बहुत ज़्यादा लिखने पर। आपको 25 से 30 शब्द दिए गए, 30 की मर्यादा रखें, लेकिन 30 से आगे बढ़ रहे हो तो 35 मैक्सिमम, 35-40, इससे ज़्यादा ना करें। 3 से 4 लाइन काफ़ी हैं। किसी भी 2 नंबर के उत्तर के लिए 3 लाइन काफ़ी हैं। उसके आगे बढ़िए। देखिए पद्य दे रखा है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। ये वाला भी आपका 5 नंबर का है। अब आगे बढ़ जाइए काव्य खंड के, फिर वही 3 प्रश्न करने हैं आपको 2-2 नंबर के। जैसे गद्य भाग के थे, वैसे ही काव्य खंड के भी 3 प्रश्न हैं जो 2-2 नंबर के आए हुए हैं आपके। आगे फिर आ जाता है आपका संचयन। संचयन में आपके 3 प्रश्न हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं, सॉरी 3-3 नंबर के हैं। 2 प्रश्न करने हैं, इसमें से 3 प्रश्न आएंगे, 2 करने होंगे। आप इसमें अटेम्प्ट करें तो इसमें 2-2 3-3 जो दिए हैं वही करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा करने में समय बहुत जाएगा इनमें, और समय बहुत जाएगा तो आगे आपका लेखन खंड में छूट ना जाए पेपर। और कोशिश करें, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोशिश करें कि आप सीक्वेंस में पेपर को करें। कभी भी ऐसे मत करना पेपर को कि पहले 11वां प्रश्न कर दिया, फिर 9वां कर रहे हो, फिर 6ठा कर रहे हो या 5वां कर रहे हो। ऐसे कभी भी पेपर ना करें। पेपर करें तो पूरा अच्छे से क्रम में करें, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर है, जो परीक्षक है, वो आपके पेपर को तरीके से चेक कर पाए। और दिमाग ख़राब करने वाले पेपर आ जाते हैं कई बार सामने, तो ऐसा पेपर ना करें जिसमें टीचर ढूंढती रह जाए कि चौथा कहाँ कर रखा है बच्चे ने, 5वां कहाँ कर रखा है। तो ऐसा पेपर ना करें। आगे है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में आपके अनुच्छेद आएगा। अनुच्छेद
कोशिश करें उसी हिसाब से लाइन से करते चले जाएं। और अनुच्छेद को कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और तीनों में से जो आपको बहुत अच्छे से आए, पहले 2 मिनट सोच लीजिए कि इस पर मैं बहुत कुछ इतना इतना लिख सकता हूँ। बहुत कुछ सोचोगे एक संग, तो तीनों में सोच कर देखिए कि तीनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छे से मैं लिख पाऊँगा। तो उसके अनुसार आप देख लीजिए और उसी हिसाब से। फिर आ जाता है आपका पत्र। पत्र बहुत तरीके से, हाँ, जो ये समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर समाज में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं का चिंतन व्यक्त कीजिए। तो इसमें ये है कि जब भी आप लिखेंगे तो ऊपर परीक्षा भवन लिखें, या प्रेषक का पता यानी अपना एड्रेस भी आ सकता है। हम कक्षा में बता देते हैं आप अपना एड्रेस लिखिए, प्रेषक का एड्रेस, लेकिन उस समय आप परीक्षा भवन में बैठे हैं तो आप परीक्षा भवन देन दिनांक लिखकर आप आगे फॉर्मेट अपना शुरू कर सकते हैं। आगे आ जाइए। फिर हमारा सूचना है। सूचना 60 शब्दों की है, और इसमें कई बार बच्चे फॉर्मेट गलत कर देते हैं। फॉर्मेट का ध्यान रखिए। आपके जब आप सूचना लिख रहे होंगे तो आपके लेफ़्ट साइड में दिनांक आएगी। मैक्सिमम बच्चे राइट साइड कर देते हैं, बताने के बावजूद भी, टीचर सभी बताते हैं, लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं। तो हमारे लेफ़्ट साइड सूचना आएगी, उसके बाद नीचे जहाँ दिनांक आएगी लेफ़्ट साइड, और दिनांक जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से हमारा विषय शुरू होता है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है विज्ञापन। विज्ञापन को आप, बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैम कलर भर सकते हैं या नहीं भर सकते। आप दोनों तरह से विज्ञापन बना सकते हैं। आपकी शेडिंग बहुत अच्छी है तो आप शेडिंग के साथ पेंसिल से बना सकते हैं। बॉक्स ज़रूर बनाएं, और बॉक्स को भी कोशिश करें डबल लाइन के साथ बॉक्स बनाएं, जिससे कि बॉक्स थोड़ा हाईलाइट हो जाए। और बॉक्स बनाएं ज़रूर। फिर अपने फॉर्मेट के हिसाब से विज्ञापन बनाएं। प्रारूप हर चीज़ का ज़रूरी है, सूचना हो या पत्र हो या किसी भी चीज़ का प्रारूप के आपके हर एक में 2-2 नंबर होते हैं, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। विज्ञापन जो होते हैं, विज्ञापन में बीच में चित्र बनाएं। राइट साइड में, सीधे साइड में आपका संपर्क पता में आप सभी दुकानों पर उपलब्ध तरह से लिख सकते हो, या जनहित में जारी वाला है तो आप उसमें वही नीचे जनहित में जारी वो सब लिख कर छोड़ सकते हैं। आगे हैं अंगूर खट्टे हैं। कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इसे अपने 100 शब्दों में लिखिए। अब आप इसमें कोई भी कहानी इस तरह से ले सकते हैं कि कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और दूसरा बच्चा कर नहीं पा रहा है, बहुत बार उसने दिया, फिर कह दे कि भाई नहीं मुझे तो वो जॉब अच्छी ही नहीं लगती, या कुछ भी है, कोई करियर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा उदाहरण देते हुए, और लास्ट में इस तरह से छोड़ें कि कोई नैतिक शिक्षा भी उसमें हो। और लघु कथा का आपको पता ही होगा कि हम एंडिंग उस हिसाब से करते हैं, समापन उस हिसाब से करते हैं कि आगे भी हम इसे कंटिन्यू कर सकें, अगर बढ़ाना चाहें तो उसे बढ़ा सकें। तो इस तरह से बच्चे, आप लोग सभी थोड़े दिन की बात मेहनत कर लीजिए और पेपर अच्छे से कीजिए। आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे, और प्री बोर्ड में जैसा भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से देख लीजिए। वैसे तो सभी स्कूल बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो धन्यवाद।